हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। वैसे हम पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 292 पे। पिछले एपिसोड में ग्रैंड कंपटीशन की सेकेंड स्टेज खत्म हो गई थी, जिसमें नंबर 1 पोजीशन के लिए मैच टाई हो चुका था, यानी कि जियान और यंची दोनों ही चैंपियंस बन जाते हैं। जिसके बाद दोनों को सोल स्किल्स मिलती हैं, लेकिन सोलिटी लॉर्ड की हेल्प से जियान उन दो सोल स्किल्स में से एक को चुनता है, जो कि एक्चुअली में एक इंटरफेरेंस टाइप की सोल स्किल थी। इसका नाम था आई ऑफ गेज। हमने इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी देखी थी। चलो अब हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कंपटीशन की सेकंड सोल स्टेज के कंप्लीट हो जाने के बाद इस थंडर रियल में थोड़ी देर के लिए पीस फैल जाती है। इस एक महीने में जियान को कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। वो अपने आप को थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक, बॉडी टेक्निक, कम्बैट आर्ट्स और उस इंटरफेरेंस टाइप सोल स्किल को मास्टर करने में फोकस करता है। इस शांति से भरे वातावरण में वो आई ऑफ गेज सोल स्किल उससे और भी फेमिलियर होती जाती है। ये बात थी अगले दिन की, जब सूर्य की रोशनी जमीन से रात की चादर को हटाना शुरू करती है। तभी थंडर रियल्म के पहाड़ों में एक एक्साइटमेंट की वेव फैल जाती है, क्योंकि आज से शुरू होनी थी कंपटीशन की थर्ड स्टेज, जिसके लिए कंटेस्टेंट्स एकदम जबड़ा खोल के इंतजार कर रहे थे। नजारा था जियान के दरवाजे के बाहर का, जहाँ कुछ फिगर्स अपीयर हो चुके होते हैं। डोंग 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 के साउंड के साथ उसका डोर नॉक किया जाता है। वैसे जियान बेड से आज जल्दी उड़ गया था। नेचुरली वो सेंस भी कर लेता है कि बाहर 4 लड़कियां खड़ी हैं। ये थी यू फैमिली की दोनों सिस्टर्स दुकीफे और ल्यूचिंग। जब ल्यूचिंग जियान के ऑरा को सेंस करती है, वो कहती है तुम्हारा ऑरा। उससे उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जो काफी अनकंफर्टेबल होता है। इस मोमेंट में जियान की आंखें जहाँ जहाँ देखती थी वहाँ प्रेशर अप्लाई होता था। ये एक रेयर और अनफैमिलियर सी फीलिंग होती है। ऐसे ऑपरेशन को आज से पहले किसी ने फील नहीं किया था। कुछ समय के बाद दुकीफे बोलती चलो स्क्वायर पे चलते हैं, टेस्ट की थर्ड स्टेज शुरू होनी है। वेल यहाँ पे जिस स्क्वायर की बात हो रही थी, ये थंडर स्क्वायर इतना ज्यादा चौड़ा था कि इस पे 10,000 लोग खड़े हो सकते थे, और अभी पहले लोगों से भरा होता है। हर जगह पे डेंस क्राउड देखा जा सकता था। जब यूरेनन ऐसे लोगों के समुद्र को देखती है और टिस्क टिस्क करके बोलती है आखिर यहाँ पे भीड़ कैसे फूट पड़ी, तभी कोई बोलता है क्या तुम जानते नहीं हो, ये डोंगजो कंपटीशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड है। वैसे भी रूल्स को अनाउंस करने के लिए खुद वैली मास्टर अपीयर होने वाले हैं। मुझे लगता है राउंड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लोगों के बीच में बातें चली रही होती है, तभी बूम की आवाज के साथ इस स्क्वायर के बीच में एक थंडर एक्सप्लोजन होता है। अपीयर हुआ था एक मजेस्टिक फिगर, जैसे बिजलियों की चिंगारियों ने ढक रखा था। वो अनाउंस करता है आज से हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का आखिरी पड़ाव शुरू होगा। जैसे आवाज गूंजती है, नीचे खड़े 10,000 कल्टिवेटर्स की नजरें उस फिगर से एकदम ग्लू की तरह चिपक जाती हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं थंडर वैली वैली मास्टर। वैली मास्टर थंडर वैली के बिहाफ पे सबका वेलकम करते हैं। फैंग ऑफ वैली का फैंग यू बोलता है वैली मास्टर हमें थर्ड स्टेज के रूल्स जानने हैं। ये सुन के डूटियानों के चेहरे पे मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो बताते हैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की थर्ड स्टेज ट्रायल कही जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गिफ्ट है। ऑफ कोर्स इस तोहफे का कितना तुम फायदा उठा सकते हो ये तुम्हारी लक पे डिपेंड करेगा। वो कहते हैं और इस थर्ड स्टेज के कंपटीशन की डेस्टिनेशन ये थंडर रियल्म की माउंटेन रेंजेस के बिल्कुल किनारे पे थंडर टूम के अंदर है। जियान कहता है थंडर टूम वैली मास्टर के इन शब्दों ने भीड़ में अप्रोर बना दिया होता है। लोग कहते हैं वो लेजेंडरी थंडर टूम। कहा जाता है कि थंडर रियल्म के बिल्कुल एंड में एक ऐसी टूम है जो कल्टिवेशन के लिए बहुत शानदार जगह मानी जाती है। यहाँ सिर्फ डेंस नेचुरल एनर्जी नहीं है, बल्कि कई रहस्य भी छिपे हुए हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के विचार थोड़े अलग भी थे। वो कहते हैं इतनी ज्यादा मिस्टिकल भी नहीं है जितनी रूमर्स कहते हैं। ये थंडर टूम ऐसी जगह है जहाँ खतरे और मौके दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। आखिर इसी जगह पे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की पावर हाउसेस की अक्सर कब्रें बनाई जाती हैं। वो एक्सपर्ट्स जो कि अपने एरा के रूलर्स थे, इनकी पीछे रह गई वो रेजिडुअल एनर्जीज उस बिजलियों के कब्रिस्तान में बहुत कीमती रिसोर्स बन जाते हैं। हालांकि इन एनर्जीज के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, ये बिल्कुल लो लेवल के बीस्ट की जैसे होते हैं, और तो इनके अंदर की इमेंस पावर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, इसलिए इन्हें अब्सॉर्ब कर पाना आसान नहीं होगा। दुकेफे भी स्माइल के साथ बोलती है लेकिन अगर कोई इन्हें अपनी स्ट्रेंथ में मिलाने में रहता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि उसे कितने फायदे होंगे। कोई सोच के जियान नोट करता है। वो कहता है ये चीज मेरी दुखी कॉन्टिनेंट के हेवल टूम जैसी है। लोगों के बीच में बातें तो चली रही थी, लेकिन तभी थंडर वैली के मास्टर के शब्दों ने लोगों के मुंह पे फुल स्टॉप लगा दिया था। वो ही करके बोलते हैं आई एम श्योर आप सब ने थंडर टूम के बारे में कई रूमर सुने होंगे। जैसे ही सब उसमें एंटर हो गए तो उन सबके हाथ में अपनी अपनी किस्मतें होंगी। साथ में हमने थंडर टूम के अंदर 3 दो स्पिरिट्स को रखा है, जिनके एट्रीब्यूट है थंडर, फायर और वुड। जब लोग 2 शब्दों को सुनते हैं जो कि थे 2 स्पिरिट, ऐसा लगता है पागल हो गए हो। वो कहते हैं 2 सोल। यहाँ मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में भी 2 स्पिरिट्स को पोजेस करने वाले बहुत कम लोग थे। इवन मूवी के पास भी 2 स्पिरिट नहीं थे। बात ऐसी होती कि 2 स्पिरिट सिर्फ बहुत ज्यादा रेयर नहीं होती, बल्कि अपने साथ कई रिस्क को लेकर चलती हैं।
ज्यादातर मिलने वाली दो स्पिरिट्स होती हैं कमजोर, और जैसे इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वो एक्सपर्ट फिर किसी दो स्पिरिट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए लोग अक्सर हेजिटेट किया करते थे। मूवी पूछता है वैली मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि वो दो स्पिरिट्स कैसे लेवल के हैं? वैली मास्टर हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं लिटिल वंस चिंता मत करो, वो दो सोल्स स्पिरिट ग्रेड से लोअर नहीं होने वाली। इन शब्दों ने एक और एक्साइटमेंट की लहर फैला रही थी। जगह जगह पे लोग अपने मुंह को ढकते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं हाइयर ग्रेड मतलब कि अर्थ ग्रेड की, इस लेवल की दो सोल्स के लिए इस थंडर स्क्वायर पे मौजूद लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। वैली मास्टर बोलते हैं इस बार थंडर टूम पूरा 1 साल के लिए खुली रहेगी, तुम्हें अंदर जाके कल्टिवेट करना है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। इस 1 साल के अंत में द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स जो कि थंडर टूम के बिल्कुल पीक पे पहुंचेंगे उन्हें जाने का मौका मिलेगा 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में। साथ में वो हमारी थंडर वैली में भी एंटर कर सकते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स नोट करते हैं। वो कहते हैं 1 साल, इन लोगों के लिए 1 साल का समय पलक झपकते निकल जाया करता था। जब वैली मास्टर देखते हैं कि ये बच्चे तैयार हो चुके हैं वो अपनी हथेली को उठाते हुए बोलते हैं चलो शुरू किया जाए। उनके कहते स्क्वायर के आसमान में एक रेयर स्पेशल चैनल अपीयर हुआ था जिसमें ग्लो हो रही होती थंडरस एनर्जी। ये थंडर टूब में जाने का रास्ता था। जैसे ही रास्ता मेटेरियलाइज होता है ऐसा लगता है पार्टिसिपेंट्स की आंखों में लाइट बल्ब जल उठे हों। आफ्टर ऑल इस रास्ते की जो स्पार चीजें मौजूद थी वो इनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने के लिए काफी होती हैं, और तो इन्हें रेयर दो सोल को हासिल करने का भी मौका मिलेगा। ऐसा आकर्षण सच में इरिजिस्टिबल था। ज्ञान भी हल्की स्माइल के साथ बोलता लगता है थंडर टूम काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंडर वैली के वैली मास्टर कंटेस्टेंट्स के क्राउड के चेहरों पे स्माइल्स को देख के खुद हंस के दोबारा बोलते हैं अगर तैयार है तो क्या शुरू करें? लोग धाड़ के बोलते हैं शुरू। इनका मोमेंटम इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि थंडर स्क्वायर के ऊपर के बादल चरमराने लगे थे। जानवी कहता है लेट्स गो। चारों लड़कियां भी नोट करती हैं। अगले पल जोशिंग आवाजों के साथ 10,000 कंटेस्टेंट्स किसी सैलाब की तरह ऊपर उमड़े थे। ये जाने लगते हैं सीधा टूम के अंदर। एंटर तो जियान भी होता है। तुरंत ही उसके चारों तरफ का वातावरण बदलता है। जियान अपनी पैनी नजरों से स्कैन करके बोलता है क्या ये थंडर टूम है? स्कैन तो लड़कियां भी कर रही थी। वो नोट करती हैं। जो इनके सामने था वो था एक बाउंडलेस ग्रे स्पेस। ये पूरी जगह ही ट्रेनिकल थंडर्स ऑरे से भरे हुई थी। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि इस जगह को थंडर टूम क्यों कहा गया। जमीन को ढक के रखता है एक हैवी प्रेशर, लेकिन बॉडी में अब्सॉर्ब करने की एनर्जी की भी कमी नहीं होती। डुकी हुई बोलती है थंडर टूम के अंदर का स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे पोर्टल्स मौजूद हैं जो रैंडम लोकेशंस पे टेलीपोर्ट करते हैं। लगता है और कंटेस्टेंट्स भी बाकी की लोकेशन पे पहुंचे होंगे। जन नोट करके बोलता है यहाँ की एनर्जी सच में स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे अपनी 5 उंगलियों को मोड़ता है उसकी हथेली के बीच में गोल गोल घूमती हुई एनर्जी दिखाई देती है। ऑल्दो एनर्जी काफी वीक थी लेकिन भारी दुनिया में से ऐसे इकट्ठा करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। रुकी हुए कुछ और सीकर्स को बताती है या थंडर सिटी की मेजर 8 फोर्सेस के अलावा भी कई और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। ये सुनकर जियान कहते हैं ओ क्या सच में 8 फोर्सेस के अलावा कोई ऐसा भी है जो उनके बराबरी पे खड़ा हो सके। वो अच्छे से जानता था कि थंडर सिटी की टॉप 8 फोर्सेस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल फैक्शंस में से होते हैं। और दुखी फेस सब क्यों बता रही है? बात ऐसी है कि थंडर टूब में वो अकेले फाइट नहीं कर सकते थे। इन्हें टीम सर्वाइवल स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। दुखी फिर रिप्लाई करती है नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले मेरे फादर ने बताया था कि हमें एक शेगुआंग गैंग से सावधान रहना होगा। हालांकि इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते लेकिन फादर की वार्निंग को ध्यान में रखना ही चाहिए। वो कहती और हाँ यहाँ पे मुझे कुछ ऑफ फील हो रहा है। लोग नोट करते हैं। ये भी अलग अलग एनर्जीज को नोटिस कर रहे होते हैं। थंडर टूब की जर्नी बस खुद को मजबूत बनाने के लिए नहीं थी बल्कि खतरनाक चैलेंज भी था। अगर टीममेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं तो सबसे पावरफुल इंडिविजुअल को भी अकेले आगे बढ़ने में लोहे के चने चबाने होंगे। ऐसी जगह पे टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब जान अपनी टोली के साथ इस एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है थंडर टूब की और जगहों पे कई इंटेंस बैटल शुरू हो चुकी होती है। हम सुनते हैं कोल्ड आवाज को जो कहती है तो ये थंडर टूब है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप पावर हाउसेस का कब्रिस्तान। लगता है ये हमारी बर्निंग सोल क्लैन का वेलकम करने के लिए ये परफेक्ट जगह होगी। ये ईरी फिगर एक काले रंग के पत्थर पर बैठा हुआ था और इसके शरीर को कई बैंडेजेस ने ढक रखा होता है, लेकिन उन लिपटे हुए कपड़ों के अंदर से जो ऑरा लीक होता है वो बहुत ही ट्विस्टेड और मेलेवोलेंट था। इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर थी, ये था इविल रेस का मेंबर। लेकिन लगता है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में आने के बाद ये लोग कुछ अलग ही फॉर्म ले चुके हैं। द शेगुआंग गैंग एक ऐसा रहस्यमय सीक्रेटिव ग्रुप था जो अपने शरीरों को बैंडेजेस से ढक के रखते थे। इनके शरीर से लिपटने वाले वो मम्मी कॉर्प्स जैसे बैंडेजेस बस डेकोरेशन के लिए नहीं होते हैं, ये इनकी इविल ऑरा को सप्रेस करते थे। तभी पीछे से एक फिगर बोलता है लॉर्ड इन सफेद बैंडेजेस की वजह से तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या इन्हें रिमूव कर दें? वैसे भी समय तो आ ही चुका है, सबसे पहले हम कब्जा करेंगे इस थंडर टूम पे। ये सुन के पत्थर के ऊपर बैठा वो लीडर बोलता है नहीं, हमारे साथ ही बर्निंग सोल क्लैन
को उस अकेले डू टियानहोंग ने तबाह कर दिया था और हमें उसका बदला लेना ही होगा, क्योंकि इस थंडर टूम के अंदर सारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप डिसाइबल्स इकट्ठे हुए हैं। तो जब समय सही होगा हम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म कर डालेंगे, जैसे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कोई फ्यूचर न बचे। ये बोलते बोलते इस लीडर की बॉडी में से एक ऐसा चिलिंग ईविल ऑरा इरप्ट हुआ था जैसे लोगों की सांसें थम जाए। इसका सबऑर्डिनेट बोलता है ठीक है लॉर्ड, मैं समझ गया। तभी कोई और पूछता है कि हमें सोल हॉल और सेन को इसके बारे में बता देना चाहिए, आखिरकार वो भी इस प्लान का पार्ट है। वो लीडर कहता है कोई जरूरत नहीं है, हमारी बर्निंग सोल क्लैन के साथ जो रिश्ते थे उसे सेन ऑर्गेनाइजेशन और सोल हॉल कैसे कंपेयर कर जा सकते हैं। चीजों को हम खुद हैंडल करेंगे। जहाँ तक बात रही उन लोगों की, इन्हें अपने हिसाब से काम करने दो। ये ग्रुप जस्ट यहाँ से जाने वाला होता है तभी पास ही में एक और स्पेशल क्रैक बना था। इस क्रैक के पीछे सील्ड होते हैं कई पावरफुल लॉरे। उस स्पेशल क्रैक में से एक बंदा बाहर आके बोलता है ये सच में खजानों की जगह है। जब तक हमें यहाँ से 2 सोल हासिल हो जाती है हमारा रॉ क्लैन भी अंडर सिटी की मेजर पावर्स में ऐड हो जाएगा। हम बनेंगे 9वीं मेजर पावर। इस बंदे का एक फॉलोवर था, वो कहता है यंग मास्टर चलो हम समय बर्बाद नहीं करते। पास में ही कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज फील हो रही हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करके हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इस सुझाव पे उनका लीडर नोट करता है। अफसोस की बात है कि इससे पहले आगे बढ़ पाते इनके कान में जाती कुछ झंझनाने की आवाज। हवा को चीरते हुए एक सफेद रंग का बैंडेज अचानक से इस ग्रुप के ऊपर अपीयर होता है। ये देख के वो रॉक क्लैन का यंग मास्टर चिल्ला के बोलते हैं नॉट गुड, ये दुश्मन है। उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। उस बैंडेज के थोड़े से ऊपर वो इविल रेस का फिगर फ्लोट कर रहा था। वो ज़ू करके बोलता है इंसानी शिकार। जब रॉक क्लैन की फोर्सेस इस बंदे की ऑरा की फ्लक्चुएशन सेंस करते हैं इन सबके चेहरों से रंग उठ जाते हैं। वो कहते हैं डोमेन, ये इविल रेस के लोग हैं। इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जिन चीजों से पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड परेशान है एक्चुअली में थंडर टूम में सबसे पहले उनका इंतजाम न होगा। जैसा कि हम अब तक जानते आए हैं कि ऑथर को अक्सर बीच में सस्ते नशे करने की आदत है और ऐसा ये अब होता है, इसलिए उसने रॉक क्लैन की जगह पे अचानक से येन क्लैन कर दिया है। अब हमें ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि येन क्लैन की पावर फायर बेस्ड होंगी। इस येन क्लैन के ग्रुप में सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ भी 2 स्टार द मोडल की होती है। वहीं पे ज्यादातर लोग थे बस 1 स्टार दूशियान लेवल के। वो आसमान में इविल ऑरा को लेकर फ्लोट करने वाला बंदा एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है बिल्कुल सही। फाइनली येन क्लैन का वो लीडर हम करके बोलता है तुम्हारी इविल रेस एक्चुअली में हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में घुसपैठ कर चुकी है, आइयो हमला करो। भले येन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन मौत के सामने भी डर नहीं दिखाते। एक ही फ्लैश में बूम 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 की आवाजों के साथ इनकी बॉडी में से डेजलिंग और इरप्ट होते हैं। ये देख के इविल रेस के एक मेंबर चिल्ला के बोलते हैं लॉर्ड ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानता था कि अगर ये पावर हाउस सेल्फ डेटोनेट हो जाते हैं तो उन फैलने वाली फ्लक्चुएशंस को रोका नहीं जा सकेगा। हालांकि इनके पास इन फ्लक्चुएशन से बचने के तरीके थे, तब ये औरों के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती। वो इविल रेस का बंदा जिसका नाम यूहुआन था वो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है डोंट वरी, इन्हें मौका नहीं मिलेगा। अगले वालों को चैंट करता है आती हुई आवाजों के साथ। उसके पीछे के स्पेस में अपीयर होती हैं 2 बहुत ही ईविल आंखें। ये मैसिव पीपल्स कई सौ मीटर चौड़ी होंगी जो कि आसमान में लटकी हुई थी। वो येन क्लैन के डिसाइपल्स जो कि खुद को एक्सप्लोर करने वाले थे, अचानक से इनकी बॉडीज वहीं पर जम जाती हैं और इन सब के चेहरों पर ब्लैंक एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके दिमागों को इनकी खोपड़ी से बाहर खींच लिया गया हो। ये एकदम स्टंड और मोशनलेस खड़े होते हैं। धीरे धीरे इन सब की बॉडी से एक अजीब सी पावर बाहर आती है जो इकट्ठी होती यूहान के हाथ में। अगले पल यूहान जैसे एक इशारा करता है, आसमान को ढकने वाला वो सफेद नेट जो कि बना हुआ था उसके शरीर से लिपटी जंजीरों से, वो वापस उसकी बॉडी से लिपट जाता है। इसी पर बिना किसी विरोध के वो येन क्लैन के डिसाइपल्स अपने घुटने टेक के बोलते हैं लॉर्ड यूहान। वो यूहान कहता है खड़े हो जाओ, तुम्हारा मिशन आसान है, इस कब्रिस्तान के अंदर सारी कंटेस्टेंट्स को खत्म कर दो। वो येन क्लैन के सारे डिसाइपल्स अपने सर को झुकाते हैं। यूहान अपनी पावर को वापस लेता है। उसके चेहरे पे वो वाली स्माइल होती है जो चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली के चेहरे पे होनी चाहिए। बात ऐसी होती है कि इविल रेस में घोस्ट क्लैन और बर्निंग सोल क्लैन काफी क्लोज अलाई होते हैं। इनके घोस्ट क्लैन का किंग सोल को कंट्रोल करने की टेक्निक का मास्टर होता है और बर्निंग सोल क्लैन स्पेशलाइज करता था सोल को बर्न करने में, मतलब जलाने में। और यूहुआन होता है घोस्ट क्लैन का मेंबर। वो अपनी सोल कंट्रोल टेक्निक से और कमजोर लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था। यूहुआन की नजरें स्टूम की गहराई की तरफ जाती हैं जहाँ से उसे एक सैवेज ऑरा फील हो रहा था। वो कहता है यूजन हुआनजन तुम दोनों इन कंटेस्टेंट्स पे ध्यान रखो, लगता है थंडर टूम की गहराई में कुछ पावरफुल और ही मौजूद है, मैं इन्वेस्टिगेट करने जाता हूँ। उसके सबऑर्डिनेट नोट करते हैं, खासकर यूजन और हुआनजन। इन दोनों पे यूहुआन काफी ज्यादा भरोसा करता था और इनकी स्ट्रेंथ इंसानों के 4 स्टार 2 इमोर्टल लेवल की होती है। सीन जान की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक चौड़ी सी नदी के पास आ गया होता है। ऑफ कोर्स वो अपने ग्रुप के साथ था। जियान कहता है यहाँ की एनर्जी कुछ अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लग
रही है। इस नदी की सतह पे अक्सर 1 स्टार 2 इमोर्टल लेवल की एनर्जी बॉडीज को देखना पॉसिबल होता है। हमें समझना चाहिए कि ये थंडर टूम का बस बाहरी एरिया होता है। यहाँ पे भी ऐसी पावरफुल एनर्जी बॉडीज का सामना करना ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इन्हें देख के दुखी की भी आंखें चमकने लगी थी। वो बोलती एनर्जी बॉडीज लगता है मुझे ब्रेक थ्रू करवाने के लिए काफी है। वो पहले ही 2 स्टार दोशियान के लेट स्टेज पे पहुंच चुकी थी। उसे पीक तक पहुंचने में बस थोड़ा सा और एफर्ट लगाना था और लगता है एनर्जी बॉडीज वहां तक पहुंचाने के लिए काफी है। अच्छी बात है कि इससे पहले दुखी पानी में एंटर कर पाती। जियान अचानक से चिल्ला के बोलते रुको। उसके कई सालों के बैटल एक्सपीरियंस की वजह से वो खतरों को दूर से ही महसूस कर पाता है और अभी वो फील कर रहा होता है एक अनीज, लेकिन दुखी के पैरों ने अभी पानी की सतह को छू लिया होता है। तुरंत ही वो शांति से बहने वाली नदी क्रैश 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 की आवाजों के साथ उबलना शुरू हो जाती है, मतलब चर्न होने लगती है और वो पास की एनर्जी बॉडीज भी राइज होने लगी थी। ये एनर्जी बॉडीज इससे पहले जियान की टोली की तरफ झपट्टा मार पाती। इस एरिया में गूंजती एक पफ की आवाज। रिवर से बाहर आता है एक मैसिव शैडोई क्रीचर जो इन एनर्जी बॉडीज को चबा लेता है। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। वो कहता है डैम ये सोल बीस्ट है। लगता है एनर्जी बॉडीज का इस्तेमाल करके हमें अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सोल बीस्ट किसी बड़े से टाइगर जैसा लगता था, लेकिन इसकी बॉडी का फर एकदम सफेद था और पंजे होते एकदम ऑपरेसिव और से भरे हुए। इस क्रीचर की आंखों में एक गहरी भूख दिखाई देती है। दुखी बोलती है थंडर ईटिंग बीस्ट। वो बिना हेजिटेशन के अपने ग्रुप के पास आ जाती है। इस पर वो थंडर ईटिंग बीस्ट जिसने जियान की टोली पे नजरें गड़ा ली होती हैं, वो हो करके धाड़ मारता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अटैक नहीं करता। गूंजती हैं कुछ शुआ शुआ की आवाजें। इस थंडर बीस्ट के दोनों साइड दो और बड़े बड़े सर उभरने लगते हैं। ये बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाले थंडर ईटिंग बीस्ट थे। एक ही फ्लैश में तीनों क्रीचर्स जियान के ग्रुप को अपने बीच में घेर लेते हैं। दुखी फिर डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है इनमें से हर एक थंडर ईटिंग बीस्ट की स्ट्रेंथ इंसानों के 2 स्टार 2 इमोर्टल के पीक की है। इन्हें हैंडल करना आसान नहीं होगा। क्लियरली इनका सामना करने पे एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई। ये जीव बिजलियों को खाना पसंद करते थे और इसी वजह से इनके वो एक्सप्लोसिव अटैक्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। जियान अपने पीछे खड़ी चारों लड़कियों से बोलता है रन रन यूवे, जाओ तुम एक को संभालो। लियूचिंग चीफ है, तुम्हारा काम है दूसरे को हैंडल करना। क्या तुम लोग ऐसा कर पाओगे? चारों साथ में बोलती हैं बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? जियान एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है हाँ मैं एक को बिल्कुल संभाल सकता हूँ। वैसे ही मैंने एक नई टेक्निक सीखी है। लगता है क्रीचर्स काफी अच्छे टेस्ट सब्जेक्ट होंगे। ये सुन के लियूचिंग नोट करती है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो इसे जल्दी सेटल करते हैं। हम और कंटेस्टेंट्स को अपनी तरफ खींच नहीं सकते वरना हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। बिना हेजिटेशन के जियान बोलता है गो। उसकी कमांड पे यूरेन और यूवे अपने पूरे ऑरे को रिलीज करती हैं। फिर जुश की साउंड के साथ ये दोनों ही थंडर बीस्ट को अपना निशाना बनाती हैं। एक के बाद एक अटैक्स की जड़ी लग जाती है। वो तीनों थंडर ईटिंग बीस्ट जो कि अब तक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में थे, यू सिस्टर के ऐसे कोऑर्डिनेटेड अटैक के सामने एक पल के लिए अपनी बैलेंस को खो बैठते हैं और जियान इस मूवमेंट का फायदा उठाता है। अटैक का नाम था वन फिंगर ऑफ द स्काई। कंडेंस हुई थी आग से जलने वाली उंगली जिसका साइज कम से कम 500-600 मीटर का रहा होगा। फिर बूम के साउंड के साथ उस थंडर बीस्ट की खोपड़ी में जाकर टकरा जाती है, जैसे वो पानी की सरफेस से पीछे घसटते हुए चला जाता है। वहीं पे जब दुखी फे दोनों यू सिस्टर्स के सीमलेस टीम वर्क को देखती है कि अपनी लेट से 2 स्टार दोशियान और मिड से 2 स्टार दोशियान के स्टैंड के साथ उस 2 स्टार दोशियान परफेक्शन लेवल के बीच को उलझा पा रही थी। साफ तौर पर इनका टैलेंट भी नॉर्मल नहीं था। वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में फंसने वाला थंडर बीस्ट एकदम फ्यूरियस हो जाता है। उसका बड़ा सा शरीर हल्का सा पीछे हटके पीछे पानी में क्रैश की आवाज के साथ बड़ी सी लेयर को छोड़ता है और वो शूट हो गया था यू सिस्टर की तरफ। ये देख के लियूचिंग और दुखी फे फाइनली होल्ड बैक करना बंद कर देती हैं। गूंजती हैं श्वा श्वा की आवाजें जिससे दूसरे बीस्ट को भी दूर खदेड़ दिया जाता है। अब बस बचा रह गया था जियान का ओपोनेंट जो कि तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। आखिर एक इंसान जिसकी स्ट्रेंथ बस मिड से 2 स्टार दोशियान की है, उसे ऐसा दर्द कैसे पहुंचा सकता है? थंडर ईटिंग बीस्ट को ये बात बिल्कुल पचती नहीं है। वो 2-3 बार तेज तेज दहाड़ने लगाता है। जियान की आंखें भी लॉक हो जाती हैं बीस्ट की आंखों से और उसका एक्सप्रेशन एकदम काम और फोकस्ड था। वो कहते आओ। जब बात होती है सेम कल्टिवेशन लेवल के लोगों की तो ये सोल बीस्ट इंसानों से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जियान इसमें एक्सेप्शन था, एक कंप्लीट अनोमली। ये थंडर ईटिंग बीस्ट जो कि 2 स्टार दोशियान परफेक्शन लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करते थे, वो अब जियान के लिए बड़े खतरे नहीं रह गए होते हैं। अब शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो सेम रियल में जियान को खतरा महसूस करवा सके। वो थंडर ईटिंग बीस्ट जियान को घूरते हुए अपने पावरफुल पंजों को पानी की सतह पे पटकता है, जिससे चपा चपा की 2 आवाजें गूंजती हैं और नदी की सरफेस पे वो लाइटनिंग डांस करने लगती है। ये सिल्वर लाइटनिंग नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी, ये लाइटनिंग का एवोल्यूशन फॉर्म था जिसे थंडर ईटिंग बीस्ट ने न जाने कितनी बिजली को खा के इवॉल्व किया होता है। जैसे ही पानी की सरफेस पे अपीयर होता है हम जगह जगह पे स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। ये देख के फाइनली जियान का हाथ जाता है अपनी हैवी रूलर पे। वो कहता है बहुत अच्छे
है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, क्रैकल क्रैकल के साउंड के साथ वो सिल्वर लाइटनिंग पैने पैने ब्लेड्स की तरह सीधे जियान की तरफ बढ़ जाती हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि नॉर्मल आंखों से इन्हें देखा नहीं जा सकता था। इनका स्वागत होता है 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर से। जियान पीछे नहीं हटता है, ऐसा लगता है कि फ्लैश में उसकी रूलर जिंदा हो गई हो। 700 मीटर के में से रूलर ग्लोस एकदम भयानक तरीके से ब्लास्ट होते हैं। दोनों फोर्सेस बूम 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 की आवाजों के साथ कोलाइड हो जाती हैं। एनर्जी रिपल्स चारों तरफ फैलती हैं। उस बीच के भयानक अटैक को जियान ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। लगता है इस एक्सचेंज के बाद उस थंडर ईटिंग बीस्ट को समझ में आ चुका होता है कि वो जिसका सामना कर रहा है वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। उसके शरीर से सिल्वरी लाइटनिंग की कई परतें निकलने लगती हैं। ऐसा लगता है अपनी ट्रू डिस्ट्रक्टिव पावर को अनलीश करना चाहता हूँ। इस थंडर बीस्ट के इंसान जैसे बर्ताव को देखे जियान अंदर से स्माइल कर रहा होता है। इसी पल वो थंडर बीस्ट जो कि कम्प्लीटली सिल्वर लाइटिंग से ढक चुका था, उसकी अटैकिंग पावर नए स्तर तक पहुंची थी। वो जैसे ही मूव करता है, शू वॉक की आवाज के साथ फैलने वाली डिस्ट्रक्टिव फोर्स की वेव से स्पेस में कई रिपल्स बनने लगती हैं। स्पेशली इसकी स्पीड इतनी टेरिफाइंग हो चुकी थी कि जियान को लगता है वो इसी का अल्टीमेट वेपन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हो, जिससे उसकी चटनी बन जाएगी। लेकिन वो इससे परेशान नहीं होता, वो बल्कि एक स्माइल के साथ बोलता है, ओ मेरे साथ स्पीड का कंपटीशन करना चाहते हो, चलो टाइम आ चुका है इस दो टेक्निक को यूज करने का। फिर उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है जियान को आने वाले थंडर ईटिंग बीस्ट के अटैक का कोई दूर दूर तक पता न हो। इस लड़के को ऐसे खड़े होते हुए देख चौंकते वो थंडर ईटिंग बीस्ट भी गया था। वो मनी मन में कहता है कि ये मरने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स उसका वो थंडर स्टॉर्म वाला मोमेंटम रुकता नहीं है। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान की आंखें खुलती हैं। एक जी की आवाजों के साथ स्पेस झंझनाया था। इसमें मिली होती है फ्लेम की रिपल्स। ये थी उसकी फ्लेम एक्सप्लोजन टेक्निक। इसके एक्टिवेट होते ही जियान की स्पीड कई गुना स्काई रॉकेट हो गई थी। अगर वो थंडर ईटिंग बीस्ट लाइटनिंग की तरह मूव कर रहा था तो जियान की स्पीड खुद लाइट जैसी हो चुकी थी। अब चाहे आंखें हो या फिर परसेप्शन, उसकी मौजूदगी को पहचान पाना एकदम इम्पॉसिबल होता है। जब वो थंडर बीस्ट जियान के फिगर को जिस के साउंड के साथ गायब होते हुए देखता है, वो स्टन्ड हो जाता है और उसे फाइनली एहसास हो रहा था कि जिस अपोनेंट का सामना कर रहा है उसका नेचर कितना ज्यादा डरावना है। वहीं पे जियान जो कि ऊपर हवा में अपीयर हुआ था, उसके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन से भरी स्माइल थी। वो कहता है थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक फाइनली मैंने इसे रिफाइन कर लिया, और अब क्योंकि इसकी एक्सप्लोजन पावर मेरी फ्लेम से निकल के आ रही है, सच में स्पीड इनक्रेडिबल हो चुकी है। ही तब इस बीस के पास एक पावरफुल एनर्जी कोर होगा, मुझे जल्दी खत्म करना चाहिए। ये बोलते बोलते जियान की आंखों में हल्का किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ था और लगता है थंडर ईटिंग बीस्ट ने इसे सेंस कर लिया होता है। तुरंत ही उसकी आंखें पैनिक से भर जाती हैं, लेकिन जियान इसे भागने का मौका नहीं देता। वो अपने हाथ को नीचे प्रेस करती हुई बोलता है, भागने की कोशिश कर रहे हो, ओनली फ्लेम स्पेस। अचानक से वो खाकी फ्लेम का स्पेस जियान के शरीर को सेंटर बना के चारों तरफ फैला था। इसने बीस्ट के भागने के सारे रास्ते रोक दिए होते हैं और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी सप्रेस कर दी जाती है। इससे पहले वो बीस्ट रिकवर भी हो पाता, होली फ्लेम स्पेस में गूंजती है थंडर साउंड। ये था जियान का येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, जो कि एक सोनिक सोल वेव अटैक में बदल के सीधे उस बीस्ट से टकरा जाता है। हम तुरंत ही उसकी बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं और उसकी आंखों में रोशनी कम हो जाती है। हालांकि रिलेटिवली काफी बेसिक सोल टेक्निक थी, तभी ये होली फ्लेम स्पेस की जगह थी। अगले मोमेंट में रूलर आसमान में उठती है और रूलर को फरफराती फ्लेम से ढक लिया था, जो देखने में सच में बहुत डरावनी लग रही होती है। जैसे स्विच के साउंड के साथ रूलर नीचे आती है, अगले इंस्टेंट में वो थंडर ईटिंग बीस्ट बिल्कुल परफेक्ट दो हिस्सों में बट जाता है। उस बीस्ट का जो बड़ा सा घाव का निशान था, वो फ्लेम वहाँ पे लगातार जलती है। अपने आखिरी पलों तक भी वो थंडर ईटिंग बीस्ट समझ नहीं पाता है कि आखिर एक मिस्टर दूसरा दोषिया लेवल का इंसान उसे इतनी आसानी से कैसे डिफीट कर सकता है। फाइनली थर्ड थर्ड की आवाजों के साथ होली फ्लेम स्पेस में उसकी बॉडी नीचे गिरती है, लेकिन नोटिस करने वाली चीजें होती है सिल्वर लाइटिंग जो उस बीस्ट के दोनों हिस्सों से बाहर आ रही थी। क्लियरली इसके अंदर कुछ मौजूद था। हालांकि ऊर्जा एकदम बिजली जैसी लगती है, लेकिन ऑरा बिल्कुल नया सा होता है, कुछ रहस्यमयी, जैसे कोई न्यू बॉर्न हो। एक्चुअली में थंडर ईटिंग बीस्ट के इस तरीके से दो हिस्से होने से जियान भी सरप्राइज हो गया था। लेकिन जब उसकी बॉडी में से वो हल्के लेकिन मिस्टर लाइट स्पॉट्स को नोटिस करता है, जियान कहता है ये क्या चीज है। खैर इसका जवाब उसे काफी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि अगली पल उस थंडर ईटर की बॉडी में से एक प्रिज्मेटिक सिल्वर क्रिस्टल बाहर आया था। ये क्रिस्टल बिल्कुल किसी हाथ के बराबर होता है और उसकी सरफेस पे लगातार सिल्वरी एनर्जी फ्लेकर हो रही होती है, जो कि एकदम मेजेस्टिक और प्योर लग रही थी। इस थंडर सॉरी को सेंस करके धड़कनें तो जियान की बढ़ जाती हैं। तभी सोइटर लॉर्ड कहते हैं ये है लेजिंग, लेकिन तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू लिमिटेड है, इसे बस थंडर एट्रीब्यूट के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेजिंग फॉर्म हुआ है स्पीक टू स्टार इमोर्टल के थंडर बीज से। अगर इसे एक थंडर टाइप का कल्टिवेटर रिफाइन करता है तो बस उसकी पावर और भी प्योर नहीं होगी, बल्कि उसके स्ट्रेंथ में भी फर्क पड़ेगा। इस जानकारी को सुन के जियान अपने सर को हिलाता है। वो कहता है सच में अफसोस की बात है। उस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके वो बाहर आ जाता है अपने होली फ्लेम स्पेस से। इससे पहले वो इस चीज को
उसको रिंग में रख पाता। लगता है उसके हाथ की इस चीज ने दुकीफे के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया था। वो चिल्ला के बोलती है जियान रुको। ये सुन के वहीं पे थम जाता है। जियान बोलता है चीफ है। अभी दुकीफे और ल्यूचिंग उस थंडरबीस्ट से काफी इंटेंस बैटल कर रही होती हैं। अभी दुकीफे बोलती है लेजिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? क्या जियान का कहीं न कहीं ऐसा ही प्लान था? हालांकि वैसे बाद में देने वाला था। वो तब भी कहता है क्यों नहीं, चाहे बात हो दोनों के बीच की फ्रेंडशिप की या दुकीफे की रीइंकार्नेटेड वाली पहचान की। उसकी हेल्प करना जियान के लिए नेचुरली फायदेमंद था। ये सुन के शुरुआत में तो दुकीफे काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फिर वो याद करती है कि चीज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। वो बोलती है थैंक यू, बदले में तो हमारे थंडर टूम के फॉरबिडन एरिया में जा सकते हो। वहाँ काउंटलेस ट्रेजर छिपे हुए हैं और उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जियान भौं से घूर के बोलता है थंडर टूम फॉरबिडन एरिया। उसकी अभी की स्टैंडी टू स्टार दोशान की मिड स्टेज की। अगर वो सच में ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो उसका काम नॉर्मल एनर्जी सोर्सेज से नहीं चलेगा। लेकिन फॉरबिडन एरिया की कुछ अलग ही बात है। भले ही वहाँ पे बड़े बड़े डेंजर्स मौजूद हो, लेकिन वो एक्सेप्शनल ट्रेजर्स सच में उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इस नदी की सतह के ऊपर बूमिंग आवाजें कुछ और समय तक गूंजती रही थी। फाइनली यू सिस्टर्स और दुकीफे की टीम मिलकर अपने अपने अपोनेंट को हरा देती है। अफसोस की बात है कि दोनों के अंदर कोई लेजिंग मौजूद नहीं था। दुकीफे को पास आते हुए देख जैन कैजुअली उस लेजिंग को उसकी तरफ फेंक देता है, जिस पर चीफे के हाथ लेजिंग को छूते हैं। अचानक से बज की साउंड के साथ एक शॉकिंग थंडर्स ऑरा फैलता है। क्लियरली दोनों के बीच में रेजोनेशन हो रहा था। जियान कहते हैं जल्दी से ऑब्जर्व करो, वैसे भी ये बस आउटर रीजन है, हमारा अब तक जिनसे सामना हुआ है वो बस मीडियोकर लोग हैं, लेकिन जैसे हम थंडर टूम की गहराइयों में जाएंगे चीजें काफी डेंजरस होने वाली हैं। दुकीफे ज्यादा हेस्टेट नहीं करती, वो इमीडिएटली अपने पैरों को मोड़ के बैठ जाती है और उसके सामने हवा में टंगा हुआ था वो लेजिंग। चीफे का कल्टीवेशन मेथड काफी जल्दी सर्कुलेट होने लगा था, लेकिन वो लेजिंग भी सिंपल नहीं था। इस क्रिस्टल की आउटर सरफेस होती है वो सच में बहुत मजबूत थी। दुकीफे की पावरफुल एनर्जी के बाद भी इसे तोड़ने में समय लगने वाला था। जियान भी अपने कंधे फैला के बोलता है जाने दो, तुम्हें फेयर को अपना टाइम देना होगा। वो भी चुपचाप से एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाता है। दुकीफे को देख के जियान की आंखों में कई अलग अलग विचार आ रहे होते हैं। वो कहता है इस लड़की की थंडर पावर सच में नॉर्मल नहीं है। इससे एग्री तो सोलिड लॉर्ड भी करते थे। वो बताते हैं लगता है इसके पास जो थंडर टाइप का हेवली सीट होगा, साथ में वो रिनकार्नेटर भी है। इसका और कल्टिवेटर से इंटेंस थंडर ऑरे को पोजेस करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। जियान खुद से बोलता है एक हेवली सीट। हाँ, अब खैर उसके दिमाग में कैसे कैसे विचार चल रहे थे ये तो जियान को भी पता होता है, लेकिन इस थंडर टूम में बहुत बड़ा तूफान आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलने वाले एक मिस्टीरियस बंदे से। अगर आपको इंतजार है कि पपेट्स बहुत समय से दिखाई क्यों नहीं दिए, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में उनकी एक बार फिर से झलक देखने को मिलने वाली है। ये थंडर टूम वाला आर्क एकदम फाइटिंग सीन से भरा हुआ है। खैर इसे तो हम पहले एपिसोड से रियलाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आने वाले एपिसोड्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक टारगेट हम रख रहे हैं 6500 का। अगर ये शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को आज ही रिलीज करने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं पे अगर आपको लाइक टारगेट के पछड़े में नहीं पड़ना है और तब भी शाम को नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा, जिसका ज्वाइन बटन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। हम हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए हर शाम अर्ली एक्सेस वीडियोस को अवेलेबल करवाते हैं। सारे नॉर्मल मेंबर्स रह पाते हैं एक एपिसोड आगे। वहीं पे जो लोग हमेशा एक्सक्लूसिवली 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस ऑफकोर्स आपके हाथ में है। आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप के सारे लेवल्स को चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको एक्सप्रेशन लगी कैसे है, जिससे हम आगे भी ऐसी मेहनत कर पाए। अभी गर्मी फर्मी काफी हो गई है और इसलिए मेरा मन हो रहा है कि एक दिन छोड़ के वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दूं। खैर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मैं आपसे अलविदा कहता हूँ।